नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिसके बारे में लोग बहुत पूछते रहते हैं और जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग विचारक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो आईएएस में और असिस्टेंट प्रोफेसर्स में तो वो आपके सिलेबस में है ही। स्कूल टीचर में वो सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में उसमें आ जाता है। जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं वो है माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर एक अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक है। ये भी यहूदी है, जैसे बहुत से विचारक यहूदी हैं, ये भी एक यहूदी है। और इसने बहुत सी बातें कही है, लेकिन दो बातें ऐसी है जिसके कारण से लोकप्रिय है या जिसके कारण से इसका हम अध्ययन करते हैं। एक इसका है युद्ध के बारे में विचार और दूसरा है न्याय के बारे में विचार। ये दो बातें हैं जिसके कारण से इसको एक विचारक माना जाता है। पहली पुस्तक है जो उसने वॉर के बारे में लिखी थी, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर 19। इसी को बाद में एक और वैसे इसने लगभग 25-26 पुस्तकें लिखी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसकी ये है पहली, जिसमें उसके विचार हैं। ये जो किताब है ये इसी का एक्सटेंशन है और 20-25 साल में जो पुस्तक पे जो टिप्पणियाँ हुई है, जो इसकी आलोचना हुई है, उसका जवाब देते हुए उसने वापस से एक जस्ट वॉर की थियरी इसने दी है, न्यायपूर्ण युद्ध। उसने उस युद्ध को न्याय से जोड़ने का प्रयास किया इसमें। ये किताब इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से ये सामने आता है लोगों को। दूसरी उसकी किताब है द स्फीयर ऑफ जस्टिस। ये दो किताबें हैं जिसमें इसने दो प्रकार के विचार दिए हैं। इस पुस्तक में उसने दी है जस्ट वॉर थियरी। वो क्या है अभी हम इसको देखेंगे। और इसमें उसने दिया है न्याय का नया सिद्धांत। इस सिद्धांत को देते समय वो एक नया कॉन्सेप्ट देता है जो बड़ा पॉपुलर हुआ, वो है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। जटिल समानता। इस जटिल समानता के नए अवधारणा के अनुसार से उसने न्याय को परिभाषित किया है। जैसे जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में न्याय को परिभाषित किया था। यह न्याय को कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, जटिल समानता के रूप में परिभाषित करता है। इसी प्रकार से ये वॉर के ऊपर इसने अध्ययन किया, बहुत युद्ध के ऊपर, और उसमें ये जस्ट वॉर थियरी देता है, यानी न्याय की औचित्यपूर्णता को बताता है। ये बताता है कि न्याय के लिए युद्ध सही होता है, जायज होता है। इसलिए इस अर्थ में यह पैसिफिस्ट के विरुद्ध है। पैसिफिस्ट कौन होते हैं? शांतिपूर्ण जो बात करते हैं, जो कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, नो वॉर थियरी। युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए, वो पैसिफिस्ट कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी वगैरह बहुत से लोग थे। ये मानता है कि कुछ युद्ध जस्ट होते हैं, कुछ अनजस्ट होते हैं, अंतर करता है वो। तीसरी बात, दो बातें ये इसने नए कॉन्सेप्ट दिए हैं। मूलतः माइकल वॉल्जर को जब बताया जाता है कहाँ पर रखा जाए, किस स्ट्रीम ऑफ थॉट में रखा जाए, तो इसे रखा जाता है कम्युनिटेरियनिज्म। समुदायवादी जो विचारक हैं उनकी श्रेणी में रखा जाता है, जिसके साथ हैं चार्ल्स टेलर,
अलेस्टर मैकेंटायर, माइकल सैंडल वगैरह बहुत से लोग हैं, उन्हें समुदायवादी कहा जाता है। तो 3 बातें हुई इसके बारे में। पहली बात, यह एक समुदायवादी है। दूसरी बात, इसने एक औचित्यपूर्ण न्याय का सिद्धांत दिया है। तीसरा, इसने न्याय को इस जटिल समानता के रूप में परिभाषित किया। ये 3 बातें हैं। चलिए तीनों को देखते हैं हम एक एक करके। पहले थोड़ा सा देखते हैं कम्युनिटेरियनिज्म क्या होता है। ये कम्युनिटेरियनिस्ट क्या है, समुदायवादी कौन होते हैं। समुदायवादी मूलतः उदारवादी होते हैं। हालांकि समुदायवादी स्वयं मानते हैं कि वो उदारवादी नहीं है, वो समुदायवादी है। वो अपने आप को एक अलग सेक्ट के रूप में रखते हैं। उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनको हम समुदायवादी मानते हैं वो स्वयं को समुदायवादी नहीं मानते। वो कहते हैं हमें आप समुदायवादी कहकर एक सेक्ट को मत बताइए, हम तो बहुत बड़े थिंकर हैं, हमारे तो बहुत से विचार हैं। समुदायवाद एक विचार है हमारा, इसलिए हम यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहते। ये तो एक बहस का विषय है कि इनको क्या कहा जाए, लेकिन समुदायवाद एक विचारधारा के रूप में, एक विचारों के समूह के रूप में सामने आया है। 1980 के दशक में मूल रूप से सामने आता है। 1980 और 1990 के दशक में ये बहुत प्रचलित था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था इसका राजनीतिक चिंतन के अंदर। और 2000 के बाद में धीरे धीरे इसका डिक्लाइन आरंभ होता है। 2000 या इसे हम कह सकते हैं कि 1995 के बाद में धीरे धीरे इसका डिक्लाइन आरंभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसने जो बातें कही थी मूल रूप से वो इसका मूल आर्ग्यूमेंट था उदारवाद की कमियों को खोजना। और जो उदारवाद की कमियों को इसने खोजा उसके आधार पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन 95 के बाद में ऐसा नजर आता है कि ये नजर आता है कि उदारवाद ने इनकी आलोचनाओं को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया, तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया। यानी जिन बात की आलोचना की वो बातें धीरे धीरे उदारवादी स्वीकार करने लगे, अपनी गलती स्वीकार करने लगे। जैसे उदाहरण दूं मैं, सबसे पहली बात जो उदारवादियों की आलोचना इन्होंने की है, जिसमें माइकल वॉल्जर सम्मिलित है, वो है कि उदारवाद केवल इंडिविजुअल की बात करता है। और ये समुदाय की बात भी करते हैं। उदारवादी को कहा जाता है अनएनकम्बर्ड। एक टर्म है अनएनकम्बर्ड, एनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड सेल्फ, यानी जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो स्वयं के द्वारा निर्मित है, किसी के द्वारा एनकम्बर्ड नहीं है। यानी तो किसी भी समूह का जिसका सदस्य है उसके द्वारा उसका व्यक्तित्व नहीं बना है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं के द्वारा निर्मित है, स्वनिर्मित सेल्फ है। ये कौन मानता है? ये मानते हैं लिबरल्स, उदारवादी। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, जॉन रॉल्स की बात करें, ये सब लोग अनएनकम्बर्ड सेल्फ की बात करते हैं, जो उदारवादी है। यानी मनुष्य का इंडिविजुअल जो है वही सब कुछ है, वही रियलिटी है, वही सब सत्य है। समुदायवादियों ने इसकी आलोचना करी। उन्होंने कहा कोई भी सेल्फ अनएनकम्बर्ड नहीं होता है, किसी का भी व्यक्तित्व स्वनिर्मित हो ये नहीं, संभव नहीं है। मनुष्य एक समाज में पैदा होता है और उसी में उसकी मृत्यु होती है। उसके सारे संबंध समाज से होते हैं और उसकी सारी अवधारणाएं जो मनुष्य की एक स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सब समाज के अंदर ही परिभाषित होती है। आप व्यक्ति को जंगल में भेज दीजिए, वहां पर कोई समाज हो ही नहीं, तो वहां पे व्यक्ति का अधिकार हो क्या बात है? अधिकार का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। वहां स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। स्वतंत्रता कब होती है? जब दूसरों के कंपेरिजन में आप स्वतंत्र हो, दूसरा आपके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अगर कोई है ही नहीं तो हस्तक्षेप कौन करेगा? तो स्वतंत्रता, समानता किससे हो आपकी? न्याय की अपेक्षा किससे करें? ये सब बातें किससे जुड़ी हुई है? समुदाय से। तो इसलिए कम्युनिटेरियंस वो हैं जो कि कहते हैं कि समुदाय के द्वारा निर्मित होता है सेल्फ।
स्वयं के द्वारा भी होता है लेकिन समुदाय के द्वारा भी होता है, इसलिए इसको भी महत्व देना चाहिए। इसको जब उदारवादी राज्य की अवधारणा में महत्व देते हैं तो हम कहते हैं कि वो कम्युनिटेरियन बात कर रहा है, समुदायवादी हो गया है। जो बाद में जाकर 21वीं शताब्दी में आप देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं क्या आजकल जिसकी बात की जाती है आइडेंटिटी, अस्मिता की बात की जाती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे महिलाएं हैं तो कहते हैं जेंडर के आधार पर आपको उदारवादी राज्य को परिभाषित करना चाहिए। एक महिला का व्यक्तित्व केवल इससे नहीं बनता कि वो स्वयं कैसी है, वो महिला है इससे भी उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए महिला होने को स्वीकार करना चाहिए राज्य के द्वारा और उसके लिए कुछ काम करना चाहिए जो भी करना चाहे। तो उदारवादियों ने सबसे पहले कहा क्या कहा, इंडिविजुअल है की जगह कम्युनिटी का भी महत्व देना चाहिए। कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए, इस पर बहस है अलग अलग लोग। अब आप देखेंगे कि ये जो बात कही इसने समुदायवादियों ने इसको स्वीकार कर लिया। जॉन रॉल्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जॉन रॉल्स ने, हम जानते हैं, उसका और अध्ययन करेंगे हम, 1971 में पुस्तक लिखी थी थियरी ऑफ जस्टिस। किताब के लिखते इसके ऊपर बहुत सा प्रहार हुआ, बहुत सी आलोचनाएं हुई। उसमें से एक पूरा बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो कम्युनिटेरियंस का है, जिनका मेन आर्ग्यूमेंट है। और भी बहुत से हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि हम कम्युनिटेरियंस में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसने उन सब आलोचनाओं का अध्ययन किया, तो विचार किया, और 1993 में दूसरी पुस्तक लिखी, वो थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसने इसको संशोधित किया और इस संशोधन में उसने अनएम्पावर्ड सेल्फ की लिमिटेशन को स्वीकार किया। ये जो हमने इसमें कहा था कि व्यक्ति अकेला होता है, कि नहीं ऐसा भी है, कुछ थोड़ा और भी चीजें होती है, उससे व्यक्ति तो बनता है। तो उन्होंने कंसीड करना शुरू किया 1993 के बाद में। जो लिबरल्स थे, जो इंडिविजुअलिस्ट थे, व्यक्तिवादी थे, जिनकी आलोचना कर रहे थे, उनके इस आर्ग्यूमेंट को इन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया। स्वीकार करना शुरू करते ही इनका महत्व खत्म हो गया। आपने आलोचना करी, अब उस आलोचना को उन्होंने स्वीकार कर लिया, चलिए ठीक है, अब आपका महत्व, आपका जो ग्रुप बना था इस आलोचना के आधार पर, वो ग्रुप ही खत्म हो गया धीरे धीरे। इसलिए 2000 तक आते आते इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ता है 1993 का। 2000 तक आते आते कम्युनिटेरिज्म में बिल्कुल खत्म सा होने लग गया। माइकल वॉल्जर ने पुस्तक लिखी थी 1983 में, स्फीयर ऑफ जस्टिस। उसमें उसने इस कम्युनिटेरियनिज्म की बात की है। उस समय तक तो समुदायवादी बहुत अपने पीक पर थे, 1980 और 90 के दशक में, यानी 1980 से या 1970 से मान सकते हैं आप 1995, ये पीरियड है कम्युनिटेरियनिज्म का। कम्युनिटेरियनिज्म बनाम उदारवादी, इनका झगड़ा चल रहा था। 1971 में इसने लिखी पुस्तक, फिर उसके बाद में 1975 के बाद में, 1975 मान लीजिए आप, 1975 के बाद में बहुत सी पुस्तकें आने लगी। माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, अलेक्जेंडर मर्केंटाइल, क्या मार्क क्या है, मैकाइंटर, एलिस्टेयर मैकाइंटर और माइकल वॉल्जर, ये सब लोग 1975 के बाद में आए, पुस्तकें लिखी, ये सब। और इनमें और उदारवादियों में बहस चलती रही। 95 तक ये बहस चरम सीमा पे थी। उसके बाद में जब उदारवादियों ने इसकी बहुत सी बातें स्वीकार कर ली तो धीरे धीरे ये समाप्त होने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एटिजियोनी। ये पहला विचारक है, एक उदारवादी विचार, जिसने समुदायवादी विचार दिए थे, और इसने लिखा है अपने, इसने सबसे पहले समुदाय क्या होता वगैरह, इसने एक संस्था भी बनाई, अखबार भी निकाले। इसने लिखा अपने के साथ 1995 से पहले तक मेरे पास एक दिन में 50 मेरे पास इन्विटेशन आते थे, तो मैं कहाँ पे भाषण देने जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। धीरे धीरे ये कम होने लगे और 95 के बाद में अब मेरे पास 7 दिन में एक बार इन्विटेशन आता है भाषण देने आओ। क्यों? क्योंकि हमारे सारे आर्ग्यूमेंट उन्होंने ले लिए उदारवादियों ने, जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट था। इसलिए हमारा महत्व कम होता जा रहा है। चलिए उसमें नहीं जाएंगे हम, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी है, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को महत्व देता है। क्लियर?
इसी में दूसरी बात खैर, या चलो अभी कर लेते हैं। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा इसका पॉइंट इसमें आता है जो माइकल वॉल्जर जिसको मानता है, जिससे आप समझेंगे के विचारों को। तो जब हम आएंगे कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, तब ये बात, आप ये बैकग्राउंड अगर समझ लिया तो आपको वो आसानी से समझ में आएगा। दूसरी बात, जब ये समुदाय की बात करते हैं उसमें दो बातें होती है, व्यक्ति की जगह समुदाय, ये तो क्लियर है। समुदाय का मतलब दो होता है, समुदाय को महत्व देने का मतलब दो होता है। पहली बात, कम्युनिटी जो है वो होती है प्लूरल। कम्युनिटी का अर्थ मानव समाज नहीं है। एक तो आपको ह्यूमनिटी, वो तो सब एक हो गए। कम्युनिटी का अर्थ यह है जो जिसका आधार क्या हो, रेस हो, लैंग्वेज हो, सेक्स हो, जेंडर हो, एथनिसिटी हो, नेशन हो, यानी कम्युनिटी क्लास हो, गेम हो। जैसे हम कहते हैं क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट कम्युनिटी, क्रिकेट खेलने वाले एक जगह पे खेल रहे हो, अकादमी होती है ना क्रिकेट की अकादमी। आप कह सकते हैं क्लास है, ये अमीरों का क्लब है, वो एक कम्युनिटी हो गया। आप रेस कह सकते हैं कि साहब ये कम्युनिटी कौन सी है, कि साहब ये एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है। आप लैंग्वेज कह सकते हैं कि साहब ये हिंदी बोलने वाले हैं, ये राजस्थानी बोलने वाले हैं। आप जेंडर कह सकते हैं कि ये महिलाओं की बात की जा रही है, कम्युनिटी हो गई। एथनिसिटी कर सकते हैं कि साहब ये कौन से उसके एथनिसिटी के हैं, रेस कौन सी है इनकी। ये नेशन की बात कर सकते हैं, वो भी कम्युनिटी। यानी ये सब वो चीजें हैं जो ह्यूमैनिटी को डिवाइड करती है। क्यों? मानवता में तो ये सब बातें महत्व नहीं करती। वहां तो क्या महत्व करता है कि मनुष्य है, उसमें विवेक है, तो सब एक है। और उस पर जो विचार करता है उसमें, जैसे कांट है फॉर इंस्टांस, और जितने उदारवादी है वो उसी को मानते हैं मूल रूप से, वो सारी दुनिया के लिए सिद्धांत बनाते हैं। तो ये पहली बात तो कम्युनिटी में आता है, ये प्लूरल होती है। क्लियर? यानी ये एक नहीं होती। जब एक नहीं होती तो इसके अनुसार सिद्धांत जो है, थियरी, वो भी प्लूरल होनी चाहिए। जब सब एक जैसे नहीं है तो एक सिद्धांत कैसे बना सकते हो आप? तो इसने आर्ग्यूमेंट जो दिया था, जो थियरी ऑफ जस्टिस जिसमें हम बात करेंगे, उसमें कहा कि रॉल्स की थियरी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, या उदारवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो एक सिद्धांत बनाना चाहते हैं पूरे दुनिया के लिए, सब मनुष्यों के लिए, वन थियरी। और ये कह रहे हैं साहब एक थियरी कैसे होगी जब समुदाय बहुत सारे हैं। आप जो महिलाओं के लिए सिद्धांत बनाओगे पुरुषों के लिए नहीं लग सकती। जो पुरुषों के लिए सिद्धांत बनाए वो और महिलाओं के लिए सिद्धांत अलग बनाने पड़ेंगे। आपने जो एथनिसिटी एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बनाए वो, या ट्राइब्स के लिए बनाए वो अलग है, दूसरी जनजातियों के लिए अलग होंगे। तो ये कम्युनिटी अलग है, तो इसके मेंबर्स की पर्सनैलिटी भी अलग अलग होगी, तो उन पर सब एक सिद्धांत कैसे लागू होंगे? इसलिए प्लूरलिटी ऑफ थियरी, सिद्धांत भी बहुलवादी होने चाहिए, बहुत से होने चाहिए। ये किसका कहना है? यूनिटेरियंस का। ये किसका कहना है? माइकल वॉल्जर का। इसलिए उसने जो पढ़ेंगे अभी थियरी स्फीयर ऑफ जस्टिस, वो क्या है? वो यही है, एक नहीं है जस्टिस, देयर आर मेनी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, बहुत से हैं उसके वर्तुल। दूसरी बात इसी में संबंधित होती है, कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो कम्युनिटी में नॉन रेशनल एलिमेंट्स भी होते हैं, उनको महत्व दिया जाता है। जब हम सारे मनुष्य की बात करते हैं तो सब में कॉमन क्या है? एक बात है, वो है विवेक। ठीक है, उनको हम कंपेयर करते हैं नॉन बीइंग से, नॉन ह्यूमन बीइंग से, कि भाई पशुओं में और मनुष्य में अंतर यह है कि मनुष्यों के पास एक विवेक का स्तर है और पशुओं का नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है वह विवेकी है, वो सबका समान है। कम्युनिटी जो होती है वो नॉन रेशनल एलिमेंट से बनती है, रेशनल नहीं होता। आप जानते हैं हम सब लोग किसी न किसी कम्युनिटी में होते हैं। हम धर्म भी एक कम्युनिटी है, रिलीजन, उसमें क्या सारी बातें रेशनल होती है? नहीं होती है। तो कहते हैं आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, अगर भाई इसका क्या मतलब होता है तो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ आप इसको मान लीजिए, तो बहस करने की जरूरत नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है बहस किया जाए। उनको हमारे पिताजी ने
है, आप हमसे सीखिए, आप आगे से पीढ़ी दर पीढ़ी इस वैल्यू को ले जाइए। दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूज, नॉन रेशनल। तो इसलिए जो सिद्धांत निर्माण होगा वो केवल रेशनल नहीं हो सकता, आपको नॉन रेशनल एलिमेंट भी ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, ये हुआ आपका इंडिविजुअल और कम्युनिटी में अंतर करने पर सिद्धांत पर क्या फर्क पड़ता है, ये इसका मतलब। चलिए इसको हम देखेंगे फिर, इसका न्याय का सिद्धांत क्या है। तो हम चलते हैं, इसका पहला जो महत्व है माइकल बोल्जर का, वो है जस्ट थियरी। जस्ट वॉर थियरी। क्या युद्ध जरूरी होता है? क्या युद्ध होना चाहिए? क्या युद्ध में अलग अलग प्रकार होते हैं? तो एक युद्ध ऐसा है, दूसरा युद्ध ऐसा है, क्या ये संभव है? क्या होना चाहिए? क्या युद्ध पहला चरण है किसी समस्या का समाधान का, या अंतिम चरण है? ऐसे कई सवाल हैं जो युद्ध से जुड़े होते हैं और विद्वान इस पर विभाजित हैं। जो लोग जस्ट वॉर थियरी में बिलीव करते हैं, यानी न्यायपूर्ण युद्ध में विश्वास रखते हैं, वो ये सब बातों का जवाब देते हैं यस, युद्ध अनिवार्य है एक स्थिति में आकर, जब और सारे पर। लेकिन वो पहला चरण कोई भी नहीं मानता इसको। अगर डिस्प्यूट है दो नेशंस के बीच में, तो ये पहला चरण नहीं है कि लड़ लो आप, पहले बहुत से मीन्स हैं, उन सब को आप तैयार कीजिए। डिप्लोमेसी है, बातचीत है, कई तरह का नेगोशिएशंस है, वो सब कीजिए। जब आप सब में फेल हो जाओ, तब आप युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना युद्ध के साथ, जब ऐसा लगे युद्ध के बिना नहीं हो सकता कुछ, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, और वो युद्ध जस्टिफाइड होता है जो न्यायपूर्ण युद्ध की बात करते हैं। किसने करी ये बात? पहले ये बात शुरू होती प्लेटो के समय से। अरस्तु ने सबसे पहले इसको इंगित किया था कि राष्ट्रों को आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए, राष्ट्रों को आराम से रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए जिसका और कोई तरीका ना हो सॉल्व करने का, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। और इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म क्या है? ये तो है बहुत ही माइल्ड, कोई मजबूरी में युद्ध करना पड़ता है। एक्सट्रीम फॉर्म किसने दिया था? हीगल ने। उसने क्या कहा था? उसने कहा था वॉर इज टू नेशन लाइक चाइल्ड बर्थ इज टू वुमेन। जैसे महिलाओं की शादी के बाद चाइल्ड बर्थ होता है, उसमें दर्द भी होता है, लेकिन वो नेसेसरी होता है आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए, वो आवश्यक भी है हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो दर्द से भरपूर भी होता है। ऐसा ही देशों के लिए युद्ध होता है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जब देश की बात करते हैं, राजा के कर्तव्य बताते हैं, उसमें एक कर्तव्य हमेशा बताते हैं कि एक कर्तव्य उसका है अपने देश को दूसरे देशों से रक्षा करना, और रक्षा करने के लिए युद्ध करना आवश्यक है। और युद्ध के लिए जैसे कौटिल्य वगैरह ने तो बताया कि आप स्टेबल नहीं रह सकते, आपको निरंतर अपनी, या मैकियावेली ने जैसा कहा, निरंतर अपनी सीमाएं आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहना चाहिए। तो दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपको नई नई जगह मिलती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपका ऑरा बढ़ता है, आपको नई फर्टाइल जगह मिलती है। दूसरा, जो डोमेस्टिक इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, वो कम हो जाते हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। आप भी देखिए हमारे यहाँ पे अगर युद्ध हो तो हम सब आपसी झगड़े भूल जाएंगे और कहेंगे अरे भाई देश को खतरा है, देश के लिए सब एक हो जाओ। जब देश को खतरा नहीं लगता तो हम आपस में झगड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो हम सब जानते हैं। तो परिवार में भी होता है, परिवार में आपस में झगड़ रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, सब एक हो जाते हैं परिवार वाले, कर भाई अभी मत लड़ो, अभी पड़ोसी से लड़ो। तो वॉर का जस्टिफिकेशन है ये। जो हीगल तो एक्सट्रीम है, वो तो कहता है तो नेसेसरी है, वॉर इज टू नेशन, ऐसा है। वैसा ही जैसा कि चाइल्ड बर्थ महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले बताया प्लेटो वगैरह शुरू किया था, लेकिन जो मध्य युग तक जस्ट वॉर थियरी है वो मूलतः क्रिश्चियन थियरी मानी जाती है।
और इसको आरंभ किया था सेंट अगस्टाइन ने। जब दो तलवारों का सिद्धांत दिया या दो नगरों का सिद्धांत दिया, तो उसने ये कहा कि एक नगर जो राज्य होता है उसके पास ईश्वर एक तलवार देके भेजता है। राज्य के पास तलवार होती है जिससे वो युद्ध कर सके, शक्ति होती है। कौन देता है उसको? ईश्वर देता है, जिसे हम डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट कहते हैं। सेंट अगस्टाइन ने सबसे पहले जस्टिफाई किया जस्ट वॉर थियरी को। युद्ध करना राजा के लिए जरूरी होता है, क्या उसको पास वो युद्ध करने के लिए उसको हथियार भी मिले हुआ होता है, शक्ति मिली हुई होती है, और अपने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध करना आवश्यक होता है। और अपना देश क्या है? जब सेंट अगस्टाइन की बाद में हमने देखा था कि राज्य का धर्म ही क्रिश्चियनिटी था, ईसाईयत बन गया था। तो ईसाई धर्म में अगर कोई हमला होता है तो उसको रोकना भी राजा का कर्तव्य है। तो ईसाई धर्म के लिए भी लड़ना राजा का कर्तव्य है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा विचारक आया वो आया सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास ने इसने तो थोड़ा सा हिंट दिया था क्रिश्चियनिटी में, इसने उसको पूरी सिद्धांत बनाया। क्रिश्चियन थियरी ऑफ जस्ट वॉर इज गिवन बाय सेंट थॉमस एक्विनास। और उसने जस्ट थियरी के कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि किस वॉर को, किस युद्ध को हम जस्ट कहेंगे, किसको अनजस्ट कहेंगे। इसे कुछ सिद्धांत बनाए। पहला सिद्धांत उसमें क्या है कि युद्ध संप्रभु के द्वारा लड़ा जाना चाहिए, यानी राजा के द्वारा निर्देशित युद्ध ही न्यायपूर्ण युद्ध है। जो राजा के विरुद्ध युद्ध करता है, जैसे जो रिवोल्ट होता है, रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, वो न्यायपूर्ण नहीं होती, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए युद्ध वही जस्टिफाइड है जो राजा के द्वारा निर्देशित हो। आप देखेंगे ये बात आज भी इतनी सही है। आज भी जो इंटरनेशनल एरिना में, अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध होता है, उसको जस्टिफाई कौन करता है? कि वो देश के द्वारा नियंत्रित हो। जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं उनके द्वारा किए गए युद्ध को जस्ट युद्ध नहीं माना जाता। जैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, तो 9/11 का जो युद्ध किया उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने जब वापस से आक्रमण किया तो उसको बहुत से देशों ने जस्टिफाई किया, क्योंकि वह एक सॉवरन संप्रभु के द्वारा निर्देशित युद्ध था। और 9/11 की घटना किसी संप्रभु के द्वारा निर्देशित नहीं थी, वो व्यक्तिगत था, नॉन स्टेट एक्टर जिसे कहा जाता है। इसलिए जो सेंट थॉमस एक्विनास ने सबसे पहले विचार दिया था कि एक न्यायपूर्ण युद्ध वह है जो कि संप्रभु के द्वारा निर्देशित हो, वो आज भी सही माना जाता है। फिर ऐसे और भी बहुत से दिए थे, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं कि माइकल वॉल्जर क्या कहता है। तो मैंने बताया आपको तरीके, माइकल वॉल्जर ने बहुत सिंपल तरीके से कहा है। उसने कहा आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट ए मॉडर्न वर्जन ऑफ जस्ट वॉर थियरी विच वॉज प्रेवलेंट इन मिडाइवल पीरियड। का कहना है कि मैं इस मध्य युग के अंदर जो न्यायपूर्ण सिद्धांत था राज्य युद्ध का, उसका एक आधुनिक संस्करण देना चाहता हूं। आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू ए मॉडर्न वर्जन of just war theory that was given by St. Thomas Aquinas, Augustine and other medieval period thinkers. It's a modern version of the ancient or the medieval tradition of just war theory. Clear? इसमें ये वो यही कहता है कि युद्ध के 3-4 बातें बताता है जिसको जस्ट वॉर थियरी कैसे मालूम पड़ेगी जस्ट वॉर है या नहीं। तो पहला तो वही है कि ये सॉवरन के द्वारा हो। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव एथिकल होना चाहिए, यानी ये किसी दूसरे देश पे कब्जा करके अपने आर्थिक स्रोत को उसको कैप्चर करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका कोई ऐसा कारण होना चाहिए जो एथिकली जस्टिफाई किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ पर हमने किया था, वो कौन सा एक बार हुआ था ना, पुलवामा क्या था? वो था एथिकली जस्टिफाइड था। पाकिस्तान हमारे यहाँ आक्रमण कर रहा है
तो हमने उसका जवाब दिया, तो इट वॉज एथिकली जस्टिफाइड। ऑब्जेक्टिव एथिकली जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा कुछ आक्रमण और आप जबरदस्ती उसको देश पर आक्रमण कर रहे हो तो इट इज नॉट ए जस्ट वॉर। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो जस्टिफाइड इसलिए था कि उसने नहीं किया था, शुरू किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने किया था। तो उसका वार का जवाब वो दे रहे थे, इसलिए वो जस्टिफाइड था। ऑब्जेक्टिव एथिकल होना चाहिए, ऑर्डर सॉवरेन के द्वारा होना चाहिए। तीसरा, विक्ट्री पॉसिबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए, युद्ध जीतने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। अगर युद्ध हार रहे हो तो कहता है ये न्यायपूर्ण नहीं है, फिर हारने से कोई मतलब ही नहीं है। युद्ध करने से मतलब ही नहीं, आपको मालूम पड़ जाए आप हार ही रहे हो तो फिर क्या युद्ध कर रहे हो। इसलिए युद्ध करने से पहले आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी जीतने की संभावनाएं अधिक हो, तब तो वो न्यायपूर्ण युद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। चौथी बात वो है प्रोसेस ऑफ वॉर। युद्ध करते समय, जो युद्ध चल रहा है उस समय बहुत से एथिकल प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए। और ये आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में, महाभारत में क्या कहा गया? धर्म युद्ध। हम सब लोग गीता जानते हैं, और जो कहते हैं गीता में उसने कहा था लड़ो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्यों कहा था? क्योंकि उसने कहा ये धर्म युद्ध है, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना। वो धर्म युद्ध है। और उसने भीष्म पितामह ने बाद में जब पूरा उसको बताया था धर्म युद्ध के लक्षण क्या होते हैं, उसमें एक लक्षण ये थे कि धर्म युद्ध करते समय, जैसे आपने पढ़ा होगा महाभारत में, कि सूरज उगने से सूरज डूबने तक युद्ध होगा, रात को नहीं होगा। रात को सब एक साथ हो जाते थे, उसी समय होगा। जैसे क्रिकेट मैच होता है अपना, कि मैच के मैदान में दोनों खिलाड़ियों आपस में एक दूसरे से युद्धरत होते हैं, लेकिन मैच खत्म होते ही वो एक साथ हो जाते हैं। ऐसे युद्ध में एथिकल प्रोसेस ऑफ वॉर एथिकल होना चाहिए, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए। जैसे महाभारत में है कि वो ऐसे महाभारत में और भी बहुत से सिद्ध दिए हुए गए हैं इसके धर्म युद्ध के लक्षण के। जब युद्ध हो रहा हो तो धर्म युद्ध अगर वो है तो उसमें ये लक्षण होने चाहिए, तब हम उसको धर्म युद्ध मानेंगे, यानी जस्ट वॉर मानेंगे। जैसे कि अगर रथ पर आप हो तो आपको दूसरे रथ वाले से लड़ाई करनी चाहिए, जो पैदल आ रहा है उसमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यानी रथ वाला जब तीर चलाएगा तो पैदल जो आ रहा है उसको नहीं मारेगा, दूसरे रथ वाले को ही मारेगा। घोड़े वाला घोड़े वाले से लड़ेगा, पैदल वाला पैदल वाले से लड़ेगा, बराबर से लड़ोगे। तीसरी बात, अगर कोई हार मान ले, हथियार छोड़ दे, तो उसको नहीं मारोगे, नियत्ते पे वार नहीं करोगे। अगर वो डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है तो यू विल नॉट किल दैट पर्सन। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे युद्ध को एथिकल बनाया जा सकता है। तो ये माइकल वॉल्जर भी कहता है, ऐसे युद्ध के जो युद्धबंदी बनेंगे उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके भी सिद्धांत होते हैं। तो ये सब चीजें वो कह रहा है कि जस्ट वॉर थियरी में ये इंक्लूड होना चाहिए। वॉर वो जस्ट है जो एथिकल है। अगर अंत में हम कहना चाहे तो केवल नैतिक वॉर, नैतिक युद्ध ही न्यायपूर्ण युद्ध होता है। अनैतिक युद्ध न्यायपूर्ण नहीं होता। अनैतिक मतलब धोखा देना। देखो, आपने जो सिद्धांत जिस पर सहमति करी है, व्यक्त की है, उसको नहीं मानना, कोई सरेंडर करने को, नियत्ते को मार देना, या जो शर्तें मानी गई है आपने युद्ध के बाद, युद्ध विराम हुआ है, उन शर्तों का उल्लंघन करना, आपका उद्देश्य किसी देश को हड़पना, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हड़पना, ये अनएथिकल है। ठीक है, तो ये उसका पहला कंट्रीब्यूशन है, देन है माइकल वॉल्जर की जस्ट वॉर थियरी। क्लियर? ये पहला है। दूसरा क्या था? दो ही बातें हैं मुख्य रूप से। स्फीयर ऑफ जस्टिस, तो थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, जटिल समानता। ये इसने अवधारणा क्यों दी है? इस अवधारणा के द्वारा वो न्याय के सिद्धांत को परिभाषित कर रहा है। पहली बात तो ये तो समानता से कोई मतलब, आप समझिए समानता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत मूलतः न्याय का सिद्धांत है। और न्याय का सिद्धांत किस न्याय का सिद्धांत है?
ये उसी न्याय का सिद्धांत है जो रॉल्स का है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत भी था। किसका था ये? रॉल्स का। न्याय, वितरणात्मक न्याय का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है रिट्रीब्यूशन न्याय, जस्टिस, यानी इसमें तो आपने कोई अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, तो अच्छा किया तो आपको रिवार्ड मिले, बुरा किया तो पनिशमेंट मिले, ये तो रेट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब समाज में जो चीजें हैं उनका वितरण न्यायपूर्ण तरीके से कैसे किया जाए। सोशल गुड्स का वितरण कैसे होता है, सामाजिक सोशल गुड्स। ठीक है, ये होता है सामाजिक गुण। जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में उनका वितरण कैसे हो, वो न्याय का सिद्धांत वितरणात्मक न्याय हो। जो रॉल्स ने किस पे किया था? इसका वितरण कैसे होगा? न्याय एज फेयरनेस के आधार पर होगा। इसने कहा कि ये वितरण होगा किसके आधार पर? कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के आधार। क्लियर? ये पहली बात है। अब ये होती क्या है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी? कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का अर्थ है उसके अनुसार कि समाज में बहुत से स्फीयर होते हैं, क्षेत्र होते हैं। स्फीयर ऑफ जस्टिस ने कहा ना, बहुत से क्षेत्र होते हैं। जैसे ये इकोनॉमिक, ये सोशल, ये पॉलिटिकल, ये रिलीजियस, ये कल्चरल। एक समाज के बहुत से क्षेत्र होते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर एक प्रकार के सिद्धांत, समानता लागू का सिद्धांत नहीं लागू किया जा सकता। वो सिंपल इक्वलिटी होता है। यानी आप ये कहें कि साहब हम समाज में समानता का अर्थ यह है कि सबको समान रूप से चीजें मिले या समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले। चीजें तो अल्टीमेट है कि आप सबको समान रूप से चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन इसमें कई तरह के विवाद है। तो समान रूप से क्या मतलब है? इसका कोई मतलब, बहुत तरह के मतलब होते हैं। इसका दूसरा तरीका माना जाता है कि भाई सबको समान रूप की अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। आप सबको समान रूप से दे दो। आपने सबको, मान लीजिए आपको 5-10 जने हैं, 10 को आपके पास 1000 रुपये था, आपने 10 को 1000 रुपये को समान रूप से बांट दिया, 100 रुपये। चलिए ठीक है, ये तो आपने कहा था आइडियलिस्ट पोजीशन ये है। अब उस 100 रुपये का कौन आदमी क्या उपयोग कर रहा है? एक आदमी ने तो जुआ खेल लिया, एक आदमी ने उसको धर्म काम में लगाया, एक ने उसको व्यापार में लगाया। तो उसने, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई 100 रुपये तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुमको 100 रुपये दिए जाते हैं। अगर ये उस उद्देश्य का पूरा नहीं होता है, आपने 100 रुपये काम करने के लिए दिए और वो जुआ खेलने चला गया, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? इट हैज ए फॉल्ट, इट्स ए फैलेसी। ये समान वितरण नहीं है। तो इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि समाज में कई तरह के समूह होते हैं, स्फीयर होते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल इक्वलिटी की बात करते हैं तो यह है कि आप इन सबको समान मान रहे हो और एक साथ सब चीजें सबको दे दी जाए। यानी जिसको आर्थिक रूप से जो सक्षम है, मान लीजिए, तो उसको माना जाएगा वो सोशल रूप से भी सक्षम है, वो पॉलिटिक्स में भी सक्षम है, वो रिलीजन में सक्षम है, कल्चर में सक्षम है। जो इसमें पुअर है, गरीब है, वो इन सब में पुअर है। ये हुआ समान इक्वलिटी का सिद्धांत जो रॉल्स मानता है, जब इन पर एक ही सिद्धांत लागू कर देता है। वॉल्जर कहता है ये नहीं है, ऐसा नहीं होता समाज में। ऐसा बहुत 99% ऐसा होता है कि वह पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो लेकिन वो सोशली पुअर हो। जैसे हमारे भारत में तो आप देख ही सकते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है, अभी तक क्यों चल रही है? जाति प्रथा में क्या है? बेसिक इशू सोशल। आपने उनको पावर दे दी, आपने उनको दूसरी चीजें दे दी, इकोनॉमिक आर्थिक सहायता दे दी, लेकिन अभी भी ये कहते हैं साहब हमको बराबर नहीं मानते। ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल पुअर है लेकिन सोशली बहुत ऊपर माना जाता है।
भारत के खिलाफ। उसने भारत का उदाहरण दिया कास्ट सिस्टम का। उसने कहा साहब ये जो है ये एक साथ एक नहीं हो सकते। जो आप कह रहे हो साहब सबको न्याय दिया जाए, कैसे दोगे आपने? आपने इसको दे भी दिया, इसके बराबर तो आ ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हर क्षेत्र की अलग तरह से न्याय बनाना पड़ेगा। यहां पर न्याय का अर्थ दूसरा होगा, यहां पे न्याय का अर्थ दूसरा होगा, यहां पे न्याय का अर्थ तीसरा होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। गॉट माय पॉइंट? ये है पॉलिटिक्स, ये है सोशल, ये है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये है कल्चर, ये है रिलीजन, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे वही थे सर बताए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मोटे मोटे मैंने बताया आपको। ये समूह है, इन समूह में एक साथ समानता हो, ये तो कौन कहता है? रॉल्स। क्योंकि वो इनमें इनके अंतर को मानता ही नहीं है, वो तो सब मानव है, एक सिद्धांत लागू किए। वॉल्जर कहता नहीं, ये सब अलग अलग है, एक समाज में भी अलग अलग है, ये अलग अलग कम्युनिटीज में तो अलग अलग है ही। यानी ये एक कम्युनिटी में ऐसा है, दूसरे कम्युनिटी में कुछ और होगा, तीसरे कम्युनिटी में कुछ और होगा। ऐसा हो सकता है ये एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, दूसरा कम्युनिटी ये ए कम्युनिटी है, ये बी कम्युनिटी है, इसमें भी ये सारा बनाइए। उसमें क्या होगा? इसमें ऐसा हो सकता है उसके अनुसार कि ए कम्युनिटी में सामाजिक रूप से जो बड़ा है उसको सबसे नंबर 1 मान रहे हो, बी कम्युनिटी में जो राजनीतिक रूप से बड़ा है उसको सबसे बड़ा मानते हो, सी कम्युनिटी में हो सकता है धार्मिक व्यक्ति को सबसे बड़ा मानते हो, ट्राइब्स में तो पुजारी है उसको सबसे बड़ा मानते हैं ट्राइबल सोसाइटी में। तो ये कम्युनिटीज अलग अलग हैं, हर कम्युनिटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसमें हायरार्की है, उसमें समानता नहीं है। ये आप कह रहे हो इक्वल समानता उनमें, ये नहीं, संभव नहीं है। इक्वल समानता नहीं है, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है। ये सब जुड़े हुए हैं, यूनिटी है इनमें, लेकिन इनमें समानता नहीं है। ये सब समान है किसी न किसी अर्थ में, लेकिन सबके अलग अलग समानता का अर्थ है। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। इसका अर्थ क्या है कि आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण करना है न्याय का, तो आपको हर समाज के हर समूह की इन परिस्थितियों को देखना होगा, उनमें अलग अलग सिद्धांत बनाने पड़ेंगे इस वितरण के, उससे समानता स्थापित होगी। इस कॉम्प्लेक्स, ये आप थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट है ये कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। मैंने जितना हो सकता है आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको कंपेयर करते हैं अपन सिंपल इक्वलिटी से। ये कौन है? रॉल्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि न्याय का एक सिद्धांत संभव नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? ये थियरी क्या हुई? नो वन थियरी ऑफ जस्टिस नो टू थियरी ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस आर सेम। पहला तो यह है कि एक कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, दूसरा है कि दो अलग अलग जो सिद्धांत बने वो भी एक नहीं जैसे नहीं हो सकते। यानी न केवल एक सिद्धांत नहीं होगा बल्कि हर सिद्धांत अलग होगा। ऐसा नहीं कह सकते ये दोनों तो एक है। न तो समुदाय के अंतर्गत एक दो समुदायों के सिद्धांत एक हो सकते हैं, न एक समुदाय के अंदर समानता लाने का एक सिद्धांत हो सकता है। आपको सोशल इक्वलिटी के लिए अलग प्रयास करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए अलग प्रयास करने पड़ेंगे। आप सोचोगे आपने जैसा भी कर रहे हो, आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया दलित वर्ग को, आपने सोचा कि इससे सब कुछ इक्वल हो गया, कहाँ हो गया? ये कह रहा है वो। आपको जो गांधी जी कहते थे भाई इससे नहीं होगा इक्वल, ये तो कर लो भली आप, असल में तो ये इक्वलिटी लानी है। इसलिए जो अभी भी रिजर्वेशन में झगड़ा चलता है कि साहब आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो आप अम्बेडकर का आर्ग्यूमेंट क्या था? तो आर्ग्यूमेंट ये था, और जिसको लोगों ने स्वीकार किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा रहा है, वो सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। रिजर्वेशन इज बेसिकली टू इरेडिकेट सोशल इनइक्वलिटी एंड नॉट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। आप कहो साहब ये गरीब हैं, अब ये तो भाईचारा, ये तो दोनों ही है, दलित वर्ग गरीब भी है और सोशली बैकवर्ड है। अब वो अमीर तो हो गए, लेकिन क्या सोशली एक्सेप्टेबल हुए? नहीं हुए। तो ये प्रैक्टिस में
माइकल वॉल्जर का आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड है। थियरी में तो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है ही है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यथार्थ में हम देखें अलग अलग दुनिया में, अलग अलग समाजों में, तो वहाँ पर ये समस्या है जिसको उसने एक सिद्धांत का रूप दिया है। इसके कारण से इसके सिद्धांत को कई देशों ने, घाना वगैरह जो ट्राइबल जो देश हैं अफ्रीका के, वहाँ पर सरकारों ने इसके बेस बनाकर न्याय के सिद्धांत नीतियाँ बनाई है कि अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग तरह से समानता स्थापित करनी होगी। कोई भी दो फील्ड की समानता के सिद्धांत एक नहीं होंगे, न दो कम्युनिटी के एक जैसे होंगे, और इसलिए क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा। जैसे ये झगड़ा क्या है, ये इतना आसान नहीं है। ये जो व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट कम्युनिटेरियंस का है मूल रूप से, ठीक है। कम्युनिटी का इसका मतलब क्या, कम्युनिटी का महत्व दो, अब यही मतलब माने, हर कम्युनिटी अलग तरह की होती है। अब ये झगड़ा इनसे लिबरलिज्म का झगड़ा होता है, अभी भी चल रहा है ये। जैसे उदाहरण दूं, फेमिनिज्म है। अब फेमिनिज्म में क्या होता है, जैसे फ्रांस में झगड़ा चल रहा था अभी कि साहब महिलाओं को बुर्का पहनना एक धर्म में कहा गया है, क्या वो महिलाओं के अधिकारों का हनन है या नहीं है। तो जो उदारवादी फेमिनिस्ट हैं, रॉल्सियन या दूसरे जो इंडिविजुअल में विश्वास करते हैं, वो तो कहते हैं सारे दुनिया की सारी महिलाओं का एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि उनको कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि वो जैसा चाहे पहने। लेकिन वॉल्जर जैसे कम्युनिटेरियन कहेंगे हर कम्युनिटी के अलग न्याय के सिद्धांत हैं, कल्चर है, संस्कृति है। उसमें वो महिला, ऐसे भी हैं फेमिनिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर उस महिला को ने कल्चरली इन्फ्लुएंस के कारण से अपने आप बुर्का पहना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका अधिकार हनन हुआ है। अगर उसको जबरदस्ती पहनाया गया है, मौलवी का नाम लेकर, किसी और का नाम लेकर, पुरुषों के द्वारा, तो उसके अधिकारों का हनन है। यानी स्वेच्छा से आप कुछ भी काम करें, अगर दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, तो आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। अगर आपको संस्कृति का हवाला देकर, समाज का हवाला देकर, पुरुषों का हवाला देकर कोई चीज जबरदस्ती करने को कहा जाए, तो महिलाओं के अधिकारों का हनन है। तो ये बहस है, फ्रांस में चली थी, अभी हमारे यहाँ भी चलती है। अभी अब कई जगह हुआ था बुर्का पहन के कॉलेज स्कूल में एक ड्रेस होनी चाहिए, अलग तरह की ड्रेस होनी चाहिए, झगड़ा चलता रहता है। ये दो सैद्धांतिक स्तर पर ये सिद्धांत, माइकल वॉल्जर वर्सेस जॉन रॉल्स। अब इसको पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो जो एक कॉलेज में एक जैसे कपड़े पहनने चाहिए, ड्रेस में पहनने चाहिए, या सब अपनी मर्जी से पहन के आ सकते हैं, ये क्या बहस है। जॉन रॉल्स हो आप या माइकल वॉल्जर हो, तो इस तरह से देखना, ठीक है। ये आपका माइकल वॉल्जर है, जो एक बड़ा विचारक है और कई आजकल काम में आता है, एग्जाम में भी काम में आता है। लेकिन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये आपको राजनीति वैज्ञानिक रूप को समझना चाहिए। आज हमने इसके बारे में बात की, आगे और मिलेंगे। नमस्कार।